नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में लगातार चौथे दिन 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए। अब तक करीब 17,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल हम आपको बता दें कि देश में पिछले 4 दिनों में 18,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। भारत में संक्रमित की कुल संख्या 5.5 लाख से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,66,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 16,893 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,34,000 लोग ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,522 नए मामले सामने आए और 418 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर फंसा पेच, सीएम और राज्यपाल का भोपाल घटनाक्रम टला। दरअसल हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार को नहीं हो सकेगा। कुछ मुद्दों पर पेच फंसने से विस्तार बुधवार को होने की संभावना है। इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महासचिव सुहास भगत और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की भोपाल वापसी का घटनाक्रम टल गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, भारत सरकार ने दिया चीन को झटका, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगाया प्रतिबंध। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि चीन को भारत सरकार ने बड़ा झटका देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप बैन कर दिए हैं। हेलो और कैम स्कैनर पर भी प्रतिबंध लगा दिया। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद ही टिकटॉक ऐप को बैन करने की मांग की जा रही थी। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, शेयरइट जैसे बहुत ही चर्चित ऐप को प्रतिबंधित कर दिया। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चीनी ऐप की एक सूची तैयार कर केंद्र सरकार ने उन पर रोक लगाने की अपील की थी। इसके पीछे दलील जताई गई थी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने उन 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक थे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विभिन्न स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर शिकायतें मिली हैं, जिनमें कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की बातें की जा रही हैं। ये ऐप आईफोन और एंड्रॉइड दोनों यूजर्स का डाटा चोरी कर रहे हैं। इन सभी ऐप्स का सर्वर भारत के बाहर है। वहीं अगली बड़ी खबर, व्यापारियों की चिंता पर बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी, बंदरगाहों पर मनमाने तरीके से सामानों को नहीं रोका जा रहा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय बंदरगाहों पर सामानों को मनमाने तरीके से नहीं रोका जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों तथा व्यवसायों की मदद करने के लिए बड़े सुधारों की शुरुआत कर रही है। किसानों और व्यापारियों के एक समूह को गडकरी से मुलाकात कर बंदरगाहों में हो रही देरी का मुद्दा उठाया था। वहीं हम आपको बता दें कि गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय व्यवसायों में आगे बढ़ने तथा आत्मनिर्भरता की हमारी यात्रा में मदद करने की क्षमता और कौशल है। पीएम नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय और पथ प्रदर्शक सुधारों की शुरुआत कर रही है, जो व्यवसायों और एमएसएमई की मदद करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच पीएम मोदी से मिले शिवराज, कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदमों की दी जानकारी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से उन्हें अवगत कराया। सूत्रों के मुताबिक चौहान जल्द ही अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं, लेकिन इस बहुप्रतीक्षित विस्तार की तारीख को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, चीन से तनाव में केंद्र सरकार के साथ की बात कहने पर मायावती को प्रियंका गांधी ने बताया बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी चीन के तनाव को लेकर देश में अंदर की राजनीति गर्म है। इस पर बीजेपी बनाम कांग्रेस तो जारी ही है। अब मायावती और प्रियंका गांधी आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बता दिया। प्रियंका की यह प्रतिक्रिया मायावती के उस बयान पर आई जिसमें बीएसपी प्रमुख ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद में बीएसपी बीजेपी सरकार के साथ खड़ी है। मायावती के बयान पर ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ विपक्ष के नेता भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं, जो मेरी समझ से परे हैं। इस समय किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना होगा, हमारी सरजमी की अखंडता के साथ खड़ा होना होगा और जो सरकार की देश की सरजमी को गवा डाले, उस सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बनानी पड़ेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि 1962 का भारत नहीं, सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि गलवान घाटी में 15 जून को हुए चीन के हिंसक झड़प में भारतीय सेना ने 20 जवान शहीद हुए। केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने चीन की इस हरकत पर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि चीन गलतफहमी में है कि 1962 का भारत है, ये 2020 का भारत है, जो हर स्थिति में लड़ने के लिए तैयार है। मौजूदा सरकार चीन के खिलाफ अपना जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। वीके सिंह का कहना है कि चीन हमेशा अपने क्लेम लाइन को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने रखता है। 1959 में चीन के प्रधानमंत्री ने अपने देश के प्रधानमंत्री को जो नक्शा सौंपा था, उसमें क्लेम लाइन को मार्क किया गया था। नक्शे को जमीन पर उतारा जाएगा और कहीं न कहीं गड़बड़ होगी, जिसका चीन पूरी तरह फायदा उठाता है। वहीं अगली बड़ी खबर, होटल ताज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया था फोन। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित होटल ताज को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये कॉल कथित तौर पर पाकिस्तान से आया,
जिसकी जांच पुलिस अभी जुटी हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉलर ने मुंबई के होटल ताज पर आतंकी हमले की जानकारी दी। फोन पर धमकी मिलने के बाद पुलिस ने ताज होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। होटल में आने वाले हर गेस्ट पर नजर रखी जा रही है। होटल ताज के आसपास दक्षिण मुंबई में पुलिस ने नाकाबंदी भी बढ़ाई है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई। बता दें कि इससे पहले साल 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में होटल ताज पर आतंकी हमला हो चुका है। इस आतंकी हमले ने 166 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। होटल ताज पर हुए इस हमले ने भारत को पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। मुंबई हमले में आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था, जिसके बाद जांच एजेंसियों की पूछताछ में पता चला कि होटल ताज पर हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठनों का हाथ है, जिसके बाद अजमल कसाब को 21 सितंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर 1 जुलाई से लागू होगा अनलॉक 2, जाने क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा ऐसे उन राज्यों में से हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे हैं। उधर देश में लगातार छठे दिन सोमवार को कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 15,000 से अधिक रही। वहीं केंद्र सरकार ने सोमवार रात को अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमा घर और जिम अभी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में अनलॉक 1 के तहत कुछ ढील दी गई थी और अब सरकार ने अनलॉक 2 की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के तहत व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 30 जून को अनलॉक 1 के पूरा होने के बाद बुधवार 1 जुलाई से लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंध इलाकों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन जारी रहेगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मद्देनजर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों की निशानदेही सावधानी से करने की आवश्यकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की सख्ती का पालन किया जाएगा, वहां केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, आम आदमी को राहत, करीब 3 सप्ताह बाद आज थमी पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी तेजी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर देशव्यापी विरोध चल रहा है। कल ही कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। आज तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। करीब 3 सप्ताह से देश में पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस महीने के अधिकतर दिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का रुख रहा, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। पिछले 23 दिनों में डीजल की कीमत में 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इतने दिनों में पेट्रोल का दाम भी 9 रुपए प्रति लीटर चढ़ गया। सोमवार को भी डीजल 13 पैसे महंगा हुआ था और पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे का इजाफा हुआ था, लेकिन आज इसका दाम स्थिर है। वहीं अगली बड़ी खबर, चीन से तनाव के बीच आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, कई तरह की अटकलें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग और चीन से सीमा पर तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएमओ की ओर से यह जानकारी ऐसे समय पर दी गई जबकि कुछ ही देर पहले सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है और इस बीच सरकार अनलॉक 2 को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अभी यह नहीं बताया गया कि पीएम मोदी किस मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि वह भारत चीन संबंधों को लेकर कोई बात देश के सामने रख सकते हैं। हालांकि इससे पहले कई बार पीएम नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया है तो सभी अटकलों से कुछ अलग बात कही है। यह बीच बात कही जा रही है कि पीएम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यह माना जा रहा है कि भारत के पहले कोविड-19 टीकों को क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। यह बात पीएम मोदी कर सकते हैं। भारत बायोटेक को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोनिल पर आचार्य बालकृष्ण का यूटर्न, कहा हमने कोरोना के इलाज की दवा नहीं बनाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोनिल दवा बनाने वाली पतंजलि योगपीठ के विवादों ने यूटर्न ले लिया। पतंजलि के आचार्य रामकृष्ण ने कहा कि कोरोना के इलाज की दवा नहीं बनाई है, ये कोरोनिल इम्यूनिटी की दवा है, इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस ठीक हो सकता है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो रिजल्ट आया उसमें हमने देश को बताया कि हमने ये बात कहीं नहीं कही कि ये दवा कोरोना के इलाज की करती है। हमने ये कहा था कि इस दवा से क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोना के मरीज ठीक हो गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बालकृष्ण ने आगे कहा कि कोई कहता है कि क्लिनिकल ट्रायल फर्जी है, कोई कहता है कि दवा फर्जी है, कोई कहता है कि दवा फर्जी है। हमने कभी नहीं कहा कि हमने कोरोना की दवा बनाई है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी बनाई हुई दवा में क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के मरीज ठीक हो गए। वहीं अगली बड़ी खबर, असम के 25 जिले बाढ़ की चपेट में, अब तक 22 की मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि असम के 33 में से 25 जिले सोमवार को बाढ़ की चपेट में आ गए तथा बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह जानकारी दी है। प्राधिकरण के अनुसार डिब्रूगढ़ में 2 तथा पारपेटा में, ग्वालवारा में जिलों में एक एक व्यक्ति की जान चली गई। वहीं आपको बता दें कि बाढ़ की सबसे अधिक मार बारपेटा में पड़ी है, जहां 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दक्षिणी सालमारा में 1.95 लाख, नालबारी में 1.17 लाख तथा मोरी गांव में धेमाजी जिले में 1 लाख लोग बाढ़ से परेशान हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, कोविड-19 को हराने वाले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी ने जान बचाई है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रफ्तार राजधानी दिल्ली में बेकाबू है। कोविड-19 की चपेट में आने वाले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि कोरोना से उनकी जान प्लाज्मा थेरेपी ने बचाई है, इसलिए वे अपना प्लाज्मा दान करेंगे। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी की शुभकामनाओं ने अब मैं घर पर स्वस्थ हो रहा हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्लाज्मा बैंक एक क्रांतिकारी कदम है। प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना वायरस से मेरी जिंदगी बचाई है और जैसे ही मेडिकल प्रोटोकॉल से इजाजत देगा मैं प्लाज्मा दान करूंगा। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री का ऑक्सीजन लेवल कम होने और तेज बुखार के बाद 12 दिनों तक अस्पताल में इलाज चला और 26 जून को उन्हें डिस्चार्ज किया गया। सोमवार से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की घोषणा की है कि उनकी राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मरीजों की मदद के लिए प्लाज्मा बैंक बनाएगी, जो देश में इस तरह के अपने आप में बैंक पहला होगा। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक, केरल और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ ही स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में, उत्तरी और मध्य राजस्थान में कुछ स्थानों पर, जबकि पंजाब और हरियाणा में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम लगभग सभी जगह पर शुष्क और काफी गर्म बना रहेगा। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।